गुड मॉर्निंग क्लास। हम सभी आज फिर से ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो आपको पढ़ाया जा रहा था उसी में आगे कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में करना है और साथ ही साथ इन्हें समझना भी है, याद करना है। प्रश्न संख्या आपकी कॉपी में जो चल रही थी उसी के अनुसार आप आगे बढ़ाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 15 तक हुआ था, 16 तक या 17 तक हुआ था, उसी के आगे आप नंबर जोड़ लेंगे। ठीक है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य राजस्थानी और ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा? राजस्थानी और ब्रज भाषा में। उस दिन भाषा का विकास हमने आपको समझाया था कि भाषा संस्कृत से होते हुए खड़ी बोली तक आई है। तो सबसे पहले जो रचनाएं मिलती हैं हमें हिंदी में वो राजस्थानी भाषा, हिंदी की ही उपबोली है राजस्थानी और ब्रज भाषा। बोलियां आपको लिखवाई गई थी, उसमें ब्रज भाषा भी लिखी थी आपने। तो इन दो भाषाओं में जो हिंदी की ही उपभाषाएं हैं, इनमें हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ? सूत्रपात मतलब आरंभ, शुरुआत। ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात सन 1343। ये प्रश्न मैं आपको लिखा चुकी हूँ, इसलिए इसको नहीं लिखना है। संवत में इसमें लिखाया गया था, संवत 1400, और आपको बताया गया था कि संवत और सन में 57 वर्ष का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम लिखिए। ब्रज भाषा गद्य में जिन्होंने रचनाएं कही हैं, जो प्रसिद्ध लेखक हैं, उनके नाम गोस्वामी विट्ठलनाथ और गोकुलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ और गोकुलनाथ। इसके बाद खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? खड़ी बोली भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इनके नाम से एक युग का नाम भी पड़ा, भारतेंदु युग, क्योंकि इन्होंने हिंदी खड़ी बोली के लिए, विकास के लिए बहुत अधिक काम किया। खड़ी बोली को इन्होंने आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन्हें खड़ी बोली गद्य का जनक, क्योंकि बहुत सारी गद्य विधाओं की जो गद्य विधाओं का आरंभ है वो भारतेंदु जी ने किया था। अगर ये कहा जाए कि हिंदी गद्य एक वृक्ष है तो भारतेंदु जी उस वृक्ष के ही समान हैं जिन्होंने शाखाओं के रूप में अनेक विधाओं को विकसित किया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली दो संस्थाओं के नाम। ऐसी संस्थाएं जिन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को, गद्य नहीं, चाहे वो पत्र साहित्य हो, चाहे वो काव्य साहित्य हो, हिंदी साहित्य को, ओवरऑल हिंदी साहित्य को आगे उसका देश में प्रचार प्रसार, लोगों में उसका महत्व समझाने का कार्य करने वाली दो संस्थाओं के नाम बताना है। एक है नागरी प्रचारिणी सभा, जिसके बारे में आपको बताया था कि इसकी स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की थी। दूसरा फोर्ट विलियम कॉलेज, ये कलकत्ता में, इसकी स्थापना एक अंग्रेज विद्वान ने की थी। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के दो जीवनी लेखकों के नाम बताने हैं। भारतेंदु युग के दो जीवनी लेखकों के नाम, गोपाल शर्मा शास्त्री, कार्तिक प्रसाद खत्री। मैंने आपको बताया था कि अगर गद्य लेखक पूछा जाए तो गद्य लेखक में चाहे आप जीवनी लेखक का नाम बताइए, चाहे आप निबंधकार का नाम बताइए, चाहे उपन्यासकार का, किसी भी विधा के लेखक का नाम बता सकते हैं गद्य लेखक में। लेकिन जब पूछा जाए जीवनी लेखक तो ऐसे लेखकों का नाम ही बताना है जिन्होंने जीवनी में विशेष रूप से एक योग्यता हासिल की है, पारंगत हैं जो जीवनी लेखन में।
तो ऐसे दो भारतेंदु युग के विद्वान हैं, गोपाल शर्मा शास्त्री, कार्तिक प्रसाद खत्री। भारतेंदु युग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको कि बार बार जिस भारतेंदु युग की हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। भारतेंदु जी की अद्वितीय गद्य सेवाओं के कारण, अद्वितीय मतलब इनसे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया था, अद्वितीय गद्य सेवाओं के कारण तथा अपने समकालीन गद्य लेखकों में उनके सर्वाधिक सक्रिय होने के कारण सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की काल अवधि को भारतेंदु युग का नाम दिया गया। 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने प्रोफेशनली, जिसे हम कहेंगे, पूरी तरह से साहित्य में अपने कदम रख दिए, पदार्पण किया। इसलिए 1868 से भारतेंदु युग का आरंभ माना जाता है, ये भी कारण है, और इसीलिए इनके नाम से भारतेंदु युग का नामकरण हुआ। अगला, भारतेंदु युग के 3 नाटकों के नाम। यहाँ 3 नाटकों के नाम दिए और तीनों नाटक भारतेंदु जी ने ही लिखे हैं। भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली। अब हमने आपको कुछ प्रमुख विधाएं बताई थी जिनके प्रथम लेखक, उस विधा में प्रथम रचना करने वाले लेखकों का नाम और रचना का नाम आपको लिखा दिया गया था। अब उन विधाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो क्या हैं। जैसे आत्मकथा, आत्मकथा से क्या आशय है, मतलब आत्मकथा किसे कहते हैं, कैसे आप समझेंगे कि आत्मकथा क्या होती है। लेखक जब स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। मतलब जब लिखने वाला कोई व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं को पाठकों के, पढ़ने वालों के सामने एक रचना के रूप में रख देता है, आत्मीयता के, अपनेपन के साथ प्रस्तुत करता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसी तरह जीवनी का अर्थ बताइए, जीवनी किसे कहते हैं। आत्मकथा तो अपने बारे में हो गया, जीवनी होती है जो दूसरे के बारे में कोई व्यक्ति लिखता है, दूसरे के जीवन का वर्णन करता है। किसी महान व्यक्ति के जीवनी, महान व्यक्ति की लिखी जाएगी जो महान कार्य करेगा। किसी महान व्यक्ति के जीवन की आद्योपांत मतलब इसका अर्थ है शुरू से लेकर अंत तक, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की क्रमबद्ध, सीरियलाइज करके, सीरियल में क्रम से, कि मतलब जन्म हुआ, फिर उसने पढ़ाई कहाँ से, जीवन परिचय आप लोग अभी लिखेंगे, उसमें इसी तरह से लिखा जाएगा कि जिस लेखक के बारे में, जिस कवि के बारे में हम लिखने जा रहे हैं, पहले उसका जन्म, उसके माता पिता का नाम, उसके बचपन के बारे में अगर जानकारी है, उसके बाद उनकी शिक्षा कहाँ से हुई, फिर उस लेखक ने क्या क्या कार्य किए, साहित्य में क्या योगदान दिया, उनकी भाषा कैसी थी, उन्होंने रचनाएं कौन कौन सी की, ये सारी बातें क्रमबद्ध, क्रम से लिखी जाती हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसी क्रम में लिखना है। और मृत्यु तक सारी घटनाओं के उल्लेख को जीवनी कहा जाता है। हिंदी के प्रमुख 3 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी के 3 प्रमुख जीवनी लेखकों का नाम बताना है। नाथूराम शर्मा प्रेमी, राम नरेश त्रिपाठी, रामविलास शर्मा। इसके अतिरिक्त आप और भी नाम लिख सकते हैं। अमृत राय का नाम ले सकते हैं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। एक बात और, ये प्रश्न आपकी बुक में हो या ना हो, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्लास के लिए आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये सारे प्रश्न आप अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और कॉपी में लिखेंगे, उनको याद करेंगे। फिर जीवनी और आत्मकथा में अंतर, अगर आपने ये दोनों बातें मेरी इससे पहले वाले दोनों प्रश्न मेरे सुने होंगे, उसके उत्तर, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जीवनी में किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। किसका? किसी दूसरे व्यक्ति। जो लिखता है वो अपने बारे में नहीं लिखता जीवनी में, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है।
अंतर समझ में आ गया? जीवनी होती है वो दूसरे के जीवन में के बारे में लिखी जाती है और आत्मकथा अपने बारे में लिखी जाती है। अगला प्रश्न, संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण, जब लेखक किसी व्यक्ति या महापुरुष, वस्तु या घटना का, देखिए संस्मरण व्यक्ति पर भी लिखा जा सकता है, चाहे वो महापुरुष हो या कोई हमारे आप पर भी, अगर हमने किसी के साथ समय बिताया है, कोई वस्तु, कोई जीव जंतु, कोई भी, जैसे महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण लिखे हैं, उन्होंने आपके बुक में एक पाठ दिया है गिल्लू, गिलहरी के साथ समय बिताया, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा। जो भी समय लेखक किसी के साथ बिताता है, चाहे वो वस्तु हो उसकी बहुत प्रिय, चाहे वो जीव हो कोई, या पशु पक्षी हो, कोई व्यक्ति हो, उसके बारे में अपनी स्मृति के आधार पर, मतलब जितना उसको याद है जो समय बिताया था, उसको एज इट इज़, जैसा समय बिताया वैसे उसका वर्णन आत्मीयता और कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है, तो वह संस्मरण कहलाता है। संस्मरण मतलब स्वयं के स्मरण के आधार पर संस्मरण, उसे संस्मरण कहा जाता है। हिंदी के किन्हीं दो संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। पहला है चतुरसेन शास्त्री, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, और रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण माटी की मूर्तें बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। रचना में आता है, क्लास 10th में तो अक्सर आता है ये प्रश्न कि माटी की मूर्तें के लेखक बताइए, तो माटी की मूर्तें रचना के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, और ये संस्मरण। एक रेखा चित्र विधा आपको लिखाई थी, रेखा चित्र तथा संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे जीवनी और आत्मकथा मिलती जुलती हैं बिल्कुल, जीवनी दूसरे की, आत्मकथा अपनी, वैसे रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है कि रेखा चित्र में कल्पना का महत्व होता है। रेखा चित्र जो होता है वो कल्पना के आधार पर भी लिख सकते हैं, काल्पनिक हो सकता है, जबकि संस्मरण काल्पनिक नहीं हो सकता। ये इसमें यथार्थ का वर्णन होता है, यथार्थ का महत्व होता है, जो वास्तव में घटित हुआ है वही लिखा जाता है संस्मरण में। जबकि रेखा चित्र में कल्पना करके भी, आप सोचते हैं, जो सोच रहे हैं वो लिख दिया आपने कि ऐसा हो, ऐसा होता, ऐसा हुआ होगा, इस तरह से कल्पनाएं करके, तो वो रेखा चित्र में है। पहला रेखा चित्र विधा जो पहली है वो पद्म पराग, पद्म सिंह शर्मा का। हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, विनय मोहन शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी आदि प्रमुख रेखा चित्रकार हैं। ये विद्वान हैं जिन्होंने, प्रमुख रूप से हैं ये, जिन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं। तो बहुत सारे, पर सारे नाम यहाँ नहीं दिए जा सकते हैं, सारे आप याद भी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यात्रा व्रत किसे कहते हैं? यात्रा व्रत वह रचना जिसमें लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा के अनुभव का यथार्थ एवं कलात्मक वर्णन करता है, तो उसे यात्रा व्रत कहते हैं। किसी यात्रा पर कोई गया है और उस यात्रा का बहुत ही कलात्मक ढंग से, ऐसे कि सामने वाला ये अनुभव करे कि जैसे वो ही जो पढ़ रहा है व्यक्ति, यात्रा वृत्तांत को पढ़ने वाला पाठक, वो ये अनुभव करने लगता है कि वास्तव में वही यात्रा कर रहा है। जैसे ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत आपके पाठ्यक्रम में है, तो उसको जब पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आप सच में आप हिमालय के दर्शन कर रहे हों। इस प्रकार से लिखा गया है। यात्रा व्रत की प्रमुख विशेषताएं बताइए, मतलब कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का लिखा गया यात्रा व्रत अच्छा होता है। जैसे आप छुट्टियां मनाने गए और आपसे कहा जाए कि आप उस छुट्टियों में जहाँ पर भी गए थे, नैनीताल गए थे, जम्मू कश्मीर गए थे, गोवा गए थे, जहाँ भी गए थे, उस यात्रा का वर्णन करिए। तो आपको उस वर्णन में क्या क्या बातें होनी चाहिए, वो यात्रा व्रत में स्थान, दृश्य, घटनाओं की चित्रमयता होती है। चित्रमयता अर्थात पढ़ने वाले के सामने पूरा दृश्य उपस्थित हो जाए, चित्र सा बन जाए। यात्रा व्रत में आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज तीनों के तत्व होते हैं। क्यों होते हैं तीनों के? आत्मकथा
खुद यात्रा पर गए तभी आप लिखेंगे उसको। संस्मरण, जो साथ में आपके घटित हुआ। संस्मरण में ये होता है कि जिसके साथ समय बिताया, तो यात्रा में जो समय बिताया, जिसके साथ भी, जिन चीज़ों के साथ, जिन लोगों के साथ, वो सब लिख। और रिपोर्टाज, जहाँ गए वहाँ का आँखों देखा वर्णन। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यात्रा व्रत में इन तीनों के तत्व पाए जाते हैं। चार रिपोर्टाज लेखकों के नाम बताने हैं। प्रश्न है, 4 रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, ये 4 प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हैं। अगला प्रश्न है, गद्य काव्य से क्या समझते हैं? गद्य काव्य की विधा मैंने आपको लिखाई थी। प्रथम रचना, गद्य काव्य विधा की प्रथम रचना साधना राय कृष्णदास द्वारा लिखी गई। तो गद्य काव्य है क्या? गद्य और काव्य दोनों तो नहीं, कैसे है? गद्य के माध्यम से की गई किसी विषय की भावपूर्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति गद्य काव्य कहलाती है वो गद्य, परंतु इस तरह से लिखा गया जैसे काव्य में भावनाएं प्रधान, भाव प्रधान होते हैं। तो भाव प्रधान जो गद्य है, जिसे कविता की तरह एक लिखा गया, उसको हम गा तो नहीं सकते, पर उसके जो लिखने का ढंग है वो काव्यात्मक है, शैली काव्यात्मक उसमें है, वह रचना गद्य काव्य कहलाती है। गद्य काव्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम बताइए। गद्य काव्य विधा के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। एक राय कृष्णदास, दूसरे चतुरसेन शास्त्री। हरिभाऊ उपाध्याय भी हैं, तीसरे आप लिख सकते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न आता है, प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम लिखिए। प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम ये दिए गए हैं, गबन, गोदान, करबला, कर्मभूमि, निर्मला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इनका गोदान उपन्यास जो है बहुत प्रसिद्ध है। प्रेमचंद के उपन्यास किन विषयों पर आधारित है? प्रेमचंद जिस समय में लिख रहे थे उस समय इनके उपन्यास हर जगह डिमांड में थे। हर व्यक्ति उनको पढ़ना चाहता था। जो पढ़ा लिखा वर्ग था, साहित्य का प्रेमी था, वो हर व्यक्ति पढ़ना चाहता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने वास्तविकता का वर्णन जो उस समय हो रहा था, दीनहीन किसान, मजदूरों, नारी उद्धार, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना, इन विषयों पर लिखा। इनके विषय क्या थे? दीनहीन किसान, मजदूर, जो मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, जो जमींदारों द्वारा सताया जा रहा था, उसका, और नारी उद्धार का वर्णन इन्होंने किया इसमें। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। इसके बाद हम अगले क्लास में और प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक इनको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। धन्यवाद।